नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HS स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। देखो, कल अपनी क्लास नहीं हुई थी, कोई किसी कारण की वजह से मैं क्लास को नहीं डाल पाया था। तो आज मैं इसकी ये जो क्लास है ये डाल दूँगा, आज ही डाल दूँगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो रीट के जो अपने अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी बता दूँ, जो मेरे साथी हैं उनको मैं बता दूँ कि रीट जो है वो 26 सितंबर को निर्धारित कर दी गई है हमारे शिक्षा मंत्री जी श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा के द्वारा। तो अपने को क्या करना है कि एक तैयारी जो है उसको थोड़ा मजबूत करना है, और उसके लिए भाई ऐसा नहीं कि आप जो है सिर्फ रट्टा मारने में लग जाएं। नहीं, आपने इतने दिनों तक जो पढ़ा है जैसे ही परीक्षा नज़दीक आए महीना भर बचे उसको पूरे को रिवाइज करना है, और एक अच्छी तैयारी जो है जिसमें अपने को मैटर, जैसे अभी मैंने जो है ये पूरा लिख रखा है, तो मैं ये जो लिखने में मेरा जो टाइम वेस्ट हो रहा था भाई, जैसे ही ये भर्ती जो आई है अपनी आई हुई तो पहले थी, जैसे ही ये तिथि निर्धारित हुई है मैंने जो है वो सीधा ही किया, आपका जो सिलेबस है वो जल्दी जल्दी हो जाए, जो भी बिंदु है वो अपने जल्दी जल्दी हो जाए। तो इस हिसाब से मैंने सारा लिख के रखा है ताकि अपना जो लिखने में जो समय बर्बाद होता है वो यहाँ पर नहीं हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखें, आज अपन बात करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो अपने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले में ही है, और इसे दक्षिणी सीमा का अपना प्रहरी भी कहते हैं, और राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ दुर्गों में से एक है। और एक कहावत भी प्रचलित है कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये जो कहावत है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, इसका जो निर्माण है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो चित्रांगद मौर्य के द्वारा, किसके द्वारा करवाया गया? चित्रांगद मौर्य के द्वारा। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिस पठार पर स्थित है उस पठार का नाम है मेसा का पठार। ये जिस पठार पर स्थित है उस पठार का नाम है मेसा का पठार, और ये जिस ने बनवाया था वो है चित्रांगद मौर्य ने, ठीक है। और मेसा के पठार पर ही जिस पहाड़ी पर स्थित है उसका नाम है चित्रकूट पहाड़ी, ठीक। श्रेणी जो है, श्रेणी की अपने 9 श्रेणियों की बात की थी, उन श्रेणियों में एक जो धानवन श्रेणी है, जो धानवन श्रेणी है, जो रेगिस्तान वाली समतल भूमि वाली, इस श्रेणी को छोड़कर जितनी भी श्रेणियां बनती हैं उन सभी श्रेणियों में जो है वो चित्तौड़गढ़ शामिल है। चलिए आगे जो है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है जहाँ पर ये दुर्ग बना हुआ है, इस दुर्ग के पास में से ही देखो 2 नदियाँ गुजरती हैं, एक तो है गंभीरी और एक है बेडच। गंभीरी और बेडच नदियों के संगम स्थल पर, यानी गंभीरी और बेडच नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं उसके जस्ट पास में ही क्या है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग बसा हुआ है। इसका मुख्य जो प्रवेश द्वार है, देखो प्रवेश द्वार इसके साथ हैं, उसमें से जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम है पाटनपोल। जो मुख्य इसका जो प्रवेश द्वार है उसे कहते हैं पाटनपोल। और इसके कुल जो प्रवेश द्वार हैं उनकी संख्या कितनी है? 7 है। इन 7 कौन कौन से ये जो द्वार हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। पहला है भैरव पोल, अगला है गणेश पोल, पाटन पोल, हनुमान पोल, राम पोल, लक्ष्मण पोल और जोड़द पोल, ठीक है। ये 7 जो हैं वो अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो हैं 7 प्रवेश द्वार हैं, यानी इन 7 द्वारों से प्रवेश किया जा सकता है, लेकिन मुख्य जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा रहेगा? पाटनपोल रहेगा। इन द्वारों की भी बात करेंगे कि कौन कौन से द्वार पे क्या क्या है, किस किस की मूर्तियां बनी हुई हैं। देखिए आगे है उपनाम, यानी इस चित्तौड़गढ़ के कौन कौन से अन्य नामों से भी इसे जाना जाता है। देखो बहुत सारे नाम है। पहला है अपना राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव कौन सा दुर्ग कहलाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मालवा का प्रवेश द्वार, देखा होगा मालवा वाला क्षेत्र जो है उसमें प्रवेश इसी दुर्ग से किया जा सकता था। कोई भी राज्य अगर यहाँ पर आक्रमण करता था, कोई भी राजा द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया जाता था, तो चित्तौड़गढ़ पर जिसने विजय प्राप्त कर ली वो जो है वो पूरे मालवा पर अपना अधिकार कर सकता था, ठीक है। तो मालवा का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। दुर्गों में सिरमौर, दुर्गों में इसीलिए तो कहा है कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। ये किस वजह से कहा है? क्योंकि दुर्गों में ये सिरमौर है, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। राजस्थान में भी सिरमौर है, पूरे राजस्थान में इसका जो है वो नाम है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, ये लिविंग फोर्ट के बारे में मैंने आपको जब जैसलमेर दुर्ग पढ़ाया था तब भी बताया था कि हमारे राजस्थान में 2 ही लिविंग फोर्ट हैं, एक तो है अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग और एक है जैसलमेर दुर्ग। यानी ऐसा दुर्ग जहाँ पर जनता निवास करती है, वर्तमान में जनता निवास करती है। यहाँ पर देखो राजस्थान का सबसे पहला
सबसे पहला लिविंग फोर्ट भी कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। सबसे पहला लिविंग फोर्ट भी कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। और इसके अलावा सबसे बड़ा भी। क्यों कहते हैं बड़ा? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सामान्य लोग जो निवास करते हैं वो खेती का काम भी करते हैं, और खेती का काम करने के कारण ही यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट कहलाता है। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार, ये जब मैंने दुर्ग का परिचय स्टार्ट किया था तभी बता दिया कि ताकि इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है। उत्तर का प्रवेश द्वार मैंने बताया था, उत्तर का प्रवेश द्वार जो है वो अपने भटनेर दुर्ग रहेगा, और पूर्व का प्रवेश द्वार जो है वो अपना रहेगा, पूर्व का प्रवेश द्वार या पूर्व का जो पश्चिम पूर्वी जो सीमा का प्रहरी है वो कहते हैं अपन लोहागढ़ दुर्ग को, और पश्चिमी सीमा का जो प्रहरी है वो कहलाता है जैसलमेर दुर्ग या सोनारगढ़ दुर्ग, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, त्याग व बलिदान का दुर्ग, क्योंकि ये जो है चित्तौड़ की जो भूमि रही है वो हमेशा त्याग और बलिदान की भूमि रही है। आपने पद्मावत मूवी भी देखी होगी और उसमें देखा होगा कि किस प्रकार जो वहाँ के जो सैनिक वगैरह हैं वो अपने राज्य की रक्षा के लिए किस प्रकार अपना त्याग कर देते हैं, अपना बलिदान दे देते हैं, इसलिए इसको त्याग व बलिदान का दुर्ग भी कहा जाता है। अगला है खिजराबाद। देखा होगा अकबर ने जब इस किले को जीता था तो अकबर ने किले को जीतने के पश्चात अपने पुत्र खिजर खां को ये दुर्ग जो है वो दे दिया था, और खिजर खां को दुर्ग देने के बाद में ही इसका नाम क्या पड़ा था? खिजराबाद। अगला है चित्रकूट दुर्ग। चित्रकूट दुर्ग चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इस दुर्ग का नाम ही क्या रख दिया गया? चित्रकूट दुर्ग, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, फिर भी मैं एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ। इसका जो निर्माण है वो चित्रांगद मौर्य ने, चित्रांग मौर्य भी आ सकता है, चित्रांगद मौर्य भी आ सकता है, दोनों सही है। चित्रांग मौर्य ने करवाया। श्रेणी धार्मिक श्रेणी को छोड़कर जितनी भी श्रेणी है उन सभी श्रेणियों में ये शामिल है। पठार जो हमेशा का पठार है चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। गंभीरी व बेड़े नदियों के संगम पर स्थित है। मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो पाटनपुर रहेगा, ये साथ भी आप याद कर लेना। उपनाम जो है राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं, दुर्गों का सिरमौर कहते हैं। राजस्थान में सिरमौर है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है, दक्षिण का प्रवेश द्वार है, त्याग व बलिदान का दुर्ग है खिजराबाद और चित्रकूट दुर्ग। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें से कोई भी नाम देके पूछ सकता है कि ये जो है वो किस दुर्ग के बारे में कहा गया है। चित्रांगद मौर्य जो है वो किस दुर्ग का निर्माण करता था, तो ये भी पूछा जा सकता है। मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग स्थित है, या चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी पठार पर स्थित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर जो अपन ने जो 7 प्रवेश द्वारों की बात की थी उन्हीं की चर्चा आगे करते हैं। यहाँ पर जो एक पाटन पोल बना हुआ है जो प्रवेश द्वार है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, इस पाटन पोल दुर्ग पर रावत बाघ सिंह हैं जो देवलिया प्रतापगढ़ के सामंत माने जाते हैं, उनका स्मारक बना हुआ है। रावत बाघ सिंह जो है उनका स्मारक कहाँ पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगला है भैरव पोल। भैरव पोल में देखो कल्लाजी राठौड़, भैरव पोल में कल्लाजी राठौड़ का स्मारक बना हुआ है, इसे 4 खंभों की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है रामपोल। रामपोल पर देखो फतेह सिंह है सिसोदिया, या जिसको फतेह सिसोदिया कहते हैं, उसका स्मारक बना हुआ है। इन सब जो भी अपने व्यक्ति हैं इन सब की चर्चा अपन जो है वो जब अपन साके पढ़ेंगे, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो साके हैं उसमें इन सब को शामिल करेंगे, और इन सब का जो परिचय है वो वहीं पर बताया जाएगा, ठीक है। आगे है, आगे देखो प्रमुख मंदिरों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर मंदिर जो है, एक है तुलजा भवानी का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण जो है वो बनवीर ने करवाया था। बनवीर आपको पता होगा उदय सिंह की जो पन्नाधाय थी, पन्नाधाय के पुत्र चंदन की हत्या करने वाला कौन था? बनवीर था, और उसी बनवीर के भय से जो है उदय सिंह की रक्षा की थी पन्नाधाय ने, ठीक है। तो ये वही तुलजा भवानी का मंदिर है। इसी मंदिर में वो जो था वो आयोजन हो रहा था, इसी मंदिर में पूजा पाठ करवाया जा रहा था, और उदय सिंह की जो है वो रक्षा की थी पन्नाधाय ने। तो ये तुलजा भवानी का मंदिर वही है। और तुलजा भवानी जो है वो महाराष्ट्र जो मराठे थे जिसमें शिवाजी आ जाते हैं, इसके अलावा जो है वो अपने लक्ष्मीबाई आ जाती है, उन सब की आराध्य देवी कौन रही है? तुलजा भवानी रही है। इसके अलावा देखो अगला है कालिका माता का मंदिर। ये मंदिर इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए, कालिका माता का मंदिर जो है वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। अगला है श्रृंगार चमरी मंदिर। श्रृंगार चमरी मंदिर कहाँ स्थित है भाई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगला है श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। तो श्याम पार्श्वनाथ मंदिर जो है वो ये श्रृंगार चमरी मंदिर जो है वो एक जैन मंदिर है, और श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। और अगला है सतबीस देवरी मंदिर। सतबीस देवरी मंदिर जो है वो भी एक जो है जैन मंदिर माना जाता है। समदीश्वर या त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसके अलावा कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। यहाँ पर देखो कुछ जलाशय भी दिए गए हैं, कुछ बावड़ियाँ भी दी गई है,
कि यहाँ पर जल की जो आपूर्ति है वो किसके माध्यम से होती है। तो यहाँ पर प्रमुख जलाशयों की बात करते हैं तो पहला जो अपना जलाशय है वो भीमलत कुंड है, ठीक है। अगला है घी तेल बावड़ी, रत्नेश्वर तालाब, घोसुंडी की बावड़ी और खातन की बावड़ी। तो यहाँ पर जो है एक ये इंपॉर्टेंट रहेगा भीमलत कुंड, इसके अलावा रत्नेश्वर तालाब और कोसुंडी की बावड़ी। तो ये तीन जो है वो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और ये मैंने सारे करवा दिए, इसमें से कोई भी मैंने छोड़ा नहीं है। लेकिन अब आपको तीन ही याद रखने हैं, भीमलत कुंड, रत्नेश्वर तालाब और गोसुंडी की बावड़ी, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए आगे देखिए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो प्रमुख महल हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पर एक महल बना हुआ है गोरा बादल। गोरा बादल के बारे में भी आगे बात करेंगे, गोरा बादल कौन थे क्या थे। तो गोरा बादल का महल भी कहाँ पर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। पद्मिनी जो महल है, पुरानी पद्मिनी वाली आपको याद होगी, जो अपने पद्मावत मूवी भी बनी है, रणबीर कपूर वाली, दीपिका पादुकोण वाली। तो पद्मिनी महल कहाँ पर है भाई, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नवकोठा या कुंभा महल, ये एक ऐसा महल है, इस महल में ये वही महल है जिसमें पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी। ये वही महल है, नवकोठा या कुंभा महल। इसका निर्माण जो है वो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। ये वही महल है जहाँ पर पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी, उदय महल। अगला है आलदा हिंगाड़ू महल, भामाशाह महल और टमकण महल। ये कुछ महल जो हैं वो आपको याद करने, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए। आगे देखिए, एक है नवलखा या नवकोठा भंडार। इसका जो निर्माण है वो बनवीर के द्वारा करवाया गया था। ये नवलखा या नवकोठा जो भंडार है उसका निर्माण किसने करवाया था, बनवीर ने करवाया था। अगला है कीर्ति स्तंभ या जैन प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ जो है ये एक जो है 7 मंजिला इमारत है, जैन व्यापारी जीजा शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यानी 7 मंजिला इमारत है, जीजा शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये एक जैन प्रशस्ति है। इसके अलावा इसकी जो कुल ऊंचाई है वो कितनी है, 76 फीट है, 76 फीट की ऊंचाई है इसकी। इसके अलावा जैन धर्म का ये स्मारक भी माना जाता है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जिनको आदिनाथ या आदिनाथ या जिसको ऋषभदेव के नाम से जाना जाता है, उसको ये समर्पित माना जाता है, ठीक है। कीर्ति स्तंभ जो है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित है, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद करनी है। महल जो है, एक एक महल जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा विवरण इनका दिया जाएगा। जब महलों की चर्चा अपन करेंगे, यहाँ पर इनको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर इनको ज़्यादा समय देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक एक महल जो है वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर इनके नाम याद करने हैं कि कौन से दुर्ग में ये स्थित हैं। इसके अलावा कीर्ति स्तंभ जो है वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कीर्ति स्तंभ आपको आना ही चाहिए। कीर्ति स्तंभ क्या है उसमें दे सकता है, तो जैन प्रशस्ति का ऑप्शन अपना सही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ऋषभदेव ये ऋषभदेव और आदिनाथ जिस मंदिर से संबंधित हैं, जिस प्रशस्ति से संबंधित है, वो कौन सा है, कीर्ति स्तंभ है, ठीक है। इसके अलावा ये महल अपने इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर अगला जो रहेगा वो अपना रहेगा विजय स्तंभ, विष्णु ध्वज या विक्ट्री टावर। विक्ट्री टावर क्यों कहते हैं, देखो विक्ट्री का अपना निशान ये होता है, तो विक्ट्री में का मतलब होता है कि किसी जीत के उपलक्ष्य में इस जो अपना स्तंभ है इसका निर्माण करवाया गया था। इसे विजय स्तंभ भी कहते हैं, विष्णु ध्वज भी कहते हैं और इसे विक्ट्री टावर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। विक्ट्री टावर देखिए, इसका जो निर्माण है वो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। 1440 से 48 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। और इसका जो निर्माण है वो किसके उपलक्ष्य में करवाया गया था, मालवा विजय के उपलक्ष्य में। जब राणा कुंभा मालवा पर विजय प्राप्त करके आए थे तो उसी उपलक्ष्य में जो है वो विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था, ठीक है। इसके वास्तुकार जो हैं वो माने जाते हैं जेता, नाथा, पोमा और पुंजा। इसका कई बार परिचय आता है, ठीक है। तो ये पूछे जा सकते हैं कि इनका संबंध किससे है, किससे भाई, इसका संबंध जो है वो विजय स्तंभ से है, मालवा विजय से है, क्योंकि ये वास्तुकार जो हैं वो मालवा विजय के उपलक्ष्य में जो विजय स्तंभ बनाया गया था उसी के माने जाते हैं। और ये जो है वो एक 9 मंजिला इमारत है। विजय स्तंभ जो है वो क्या है, एक 9 मंजिला इमारत है और इसकी ऊंचाई जो है वो 122 फीट मानी जाती है। इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, 122 फीट। और इसमें कुल जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों की संख्या कितनी है, इसकी जो सीढ़ियां हैं उसमें सीढ़ियां हैं, इसकी जो कुल सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों की संख्या मानी जाती है 157। इसमें कुल सीढ़ियों की संख्या कितनी है, 157 है। यानी ये 9 मंजिला भवन है और इसमें कुल सीढ़ियाँ कितनी हैं, 157 है। इसके अलावा जो है इसका जीर्णोद्धार यानी इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा,
राजा स्वरूप सिंह के द्वारा। तो स्वरूप सिंह के द्वारा विजय स्तंभ का जीर्णोद्धार करवाया गया। इसकी प्रथम मंजिल जो है, इस विजय स्तंभ की जो प्रथम मंजिल है, इस प्रथम मंजिल पर एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है विष्णु मंदिर। प्रथम जो मंजिल है उस पर एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है विष्णु मंदिर। इसकी जो भी 9वीं मंजिल है, 9वीं मंजिल पर जो है वो अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि 9वीं मंजिल पर कौन सा है, कीर्ति स्तंभ है, जो एक जैन प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। और इस भवन की जो तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल पर जो है अरबी भाषा में, इसकी जो तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल पर जो है अरबी भाषा में लिखा हुआ है अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसकी जो तीसरी मंजिल है उस पर अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह लिखा हुआ है। और इसकी जो 8वीं मंजिल है, इसकी जो 8वीं मंजिल है, इस 8वीं मंजिल पर किसी भी मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, कोई भी मंदिर वगैरह उस पर नहीं है, कोई भी मूर्ति वहाँ पर स्थापित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर, विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है, मूर्तियों का अजायब घर और भारतीय मूर्तिकला का, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा देखो, विजय स्तंभ जो है वो अपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और इसके अलावा जो है राजस्थान पुलिस और वन विभाग, राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और वन विभाग, इसका जो है वो लोगो भी क्या है, अपना विजय स्तंभ है। ठीक है, तो इसी का जो है वो विजय स्तंभ रहेगा। और इसका प्रतीक चिन्ह, यानी प्रतीक चिन्ह के रूप में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, वन विभाग, इनका ये प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, देखिए राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और वन विभाग का प्रतीक चिन्ह के रूप में किसको स्वीकार किया गया है, विजय स्तंभ को। ठीक है, तो ये भी याद करना है। इसके अलावा आगे देखो, राजस्थान को जो प्रथम स्मारक है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रथम स्मारक, राजस्थान का प्रथम स्मारक जिस पर 15 अगस्त 1949 को, जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था, यानी राजस्थान का ये प्रथम स्मारक माना जाता है जिस पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था, और वो किया गया था 15 अगस्त 1949 को। आगे है, विजय स्तंभ कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है, ये किसने कहा था, विजय स्तंभ जो है वो कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। इसके अलावा जो है रोम का टार्जन, रोम का टार्जन किसने कहा है भाई, रोम का टार्जन जो विजय स्तंभ है, रोम का टार्जन विजय स्तंभ को किसने कहा है, फर्ग्यूसन ने। आगे है, विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज, विजय स्तंभ को जो है वो विष्णु ध्वज किसने कहा है, तो विष्णु ध्वज जो कहा है वो उपेंद्र नाथ ने कहा है। विष्णु ध्वज किसने कहा है, विष्णु ध्वज कहा है, विष्णु ध्वज ये कहा है उपेंद्र नाथ ने। विष्णु ध्वज किसने कहा है भाई, उपेंद्र नाथ ने कहा है। और लोक जीवन का रंगमंच, लोक जीवन का रंगमंच, लोक जीवन का जो रंगमंच है वो कहा है गोपीनाथ शर्मा ने। किसने कहा है भाई, गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। किसने कहा है, लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा है भाई, गोपीनाथ शर्मा ने। विष्णु ध्वज, विष्णु ध्वज किसने कहा है, उपेंद्र नाथ ने। रोम का टार्जन किसने कहा है, फर्ग्यूसन ने। और कुतुब मीनार से श्रेष्ठ किसने बताया है, कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है, चलिए ये मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ में आई होंगी आपके विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद करनी है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अपना सबसे इम्पोर्टेंट बात अब रहेगी चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसके प्रमुख शाखों की बात करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन से शाखे हुए हैं, कितने शाखे हुए हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है उसमें शाखों की संख्या 3 है। कितने शाखे हुए हैं भाई, 3 शाखे हुए हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने शाखे हुए हैं, 3 शाखे हुए हैं। उन 3 शाखों में देखो, प्रथम शाखा जो है वो हुआ था 26 अगस्त 1303 को। 26 अगस्त 1303 को ये शाखा हुआ था। और राजा जो था वो रतन सिंह, आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, पद्मावत मूवी में वो आता ना रणवीर सिंह वो है ना, वो देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी के रूप में, है ना। तो 26 अगस्त 1303 को ये हुआ था। रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ। रतन सिंह ने जो है वो यहाँ पर केसरिया धारण किया था। तो केसरिया हुआ था किसके द्वारा, रतन सिंह के द्वारा। और यहाँ पर जौहर जो है वो किसने किया था, अरे दीपिका पादुकोण ने किया था ना। तो जौहर जो है वो किसने किया था, जौहर जो है वो यहाँ पर किया था
रानी पद्मिनी ने। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा माना जाता है, राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा शाखा कौन सा है? प्रथम शाखा, जो किसके मध्य हुआ था? रतन सिंह, जो किस केसरिया किसने किया था? रतन सिंह ने। और जौहर किसने किया था? पद्मिनी ने किया था। तो यहाँ पर देखो, प्रतिवर्ष एक जौहर मेला भी लगता है, जो चैत्र मास में लगता है। प्रतिवर्ष चैत्र मास में यहाँ पर जौहर मेला भी बढ़ता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या बढ़ता है भाई? जौहर मेला। कब बढ़ता है? चैत्र मास में। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो द्वितीय शाखा है वो होता है 1534 ईस्वी को। द्वितीय शाखा कब होता है? 1534 ईस्वी में। यहाँ पर जो है, यहाँ का शासक यहाँ पर बाघ सिंह, और गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह जफर, गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह जफर, उसके बीच में युद्ध हुआ, और यहाँ पर केसरिया बाघ सिंह ने किया, और जौहर जो है वो रानी कर्मावती ने किया। आपने ये बाघ सिंह वाली छतरी पढ़ी होगी, अभी मैंने स्मारक बताया था कि बाघ सिंह की जो स्मारक है वो कहाँ पर बना हुआ है, ये अपनी आ गया होगा समझ में। तो बाघ सिंह के द्वारा केसरिया किया गया, और यहाँ पर जौहर किया गया रानी कर्मावती के द्वारा। ये रानी कर्मावती वही कर्मावती है जिसने हुमायूं से मदद मांगी थी, हुमायूं को राख की भेजकर अपने राज्य की सहायता के लिए मदद की गुहार की थी, ये वही रानी कर्मावती है। ठीक है, अगला है तृतीय शाखा। तीसरा जो शाखा है वो हुआ था 1568 ईस्वी को। तीसरा जो शाखा है वो हुआ था 1568 ईस्वी को। ये हुआ था, यहाँ पर केसरिया किया था फतेह सिसोदिया ने, और आक्रमणकारी कौन था? अकबर था। अकबर और फतेह सिसोदिया के बीच में युद्ध लड़ा गया, और पता है कि फतेह सिसोदिया की हार हुई। तो केसरिया यहाँ पर किया था फतेह सिसोदिया ने, और जौहर यहाँ पर किया गया था फूल कंवर के द्वारा। ठीक है, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। ये चीज़ें याद करनी है। कितने शाखे हुए थे? 3 शाखे हुए थे। प्रथम 1303 को, द्वितीय 1534 को, और तृतीय जो है 1568 को। ये वाला आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 1303 वाला ये याद भी रह जाएगा आपने अगर मूवी देखी है ढंग से। तो जिस प्रकार वहाँ पर हजारों महिलाओं ने जो है वो जौहर वगैरह किया था, वो वास्तव में बढ़िया दिखाया था उस मूवी में। ठीक है, तो वो देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा कि शाखा क्या होता है, जिसमें केसरिया और जौहर दोनों होते हैं। केसरिया भी हो और जौहर भी हो, लेकिन जिसमें केसरिया या जौहर में से एक ही हो तो वो कहलाता है अर्ध शाखा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इस प्रकार का कुछ भी नहीं हुआ था। अपना सोनारगढ़ किला जो है उसमें हुआ था, तो वो अपने को याद उसमें करना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपको यही 3 शाखे याद करने, एक तो 1303 में, एक 1534 में, और एक 1568 में। ठीक है, और ये पता ही है कि कौन कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, रतन सिंह रैना। राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा कौन सा है? तो सबसे बड़ा शाखा जो था वो प्रथम शाखा था, जो 26 अगस्त 1303 को हुआ था। रतन सिंह ने केसरिया किया था, और रानी पद्मिनी ने क्या किया था? जौहर किया था। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो आपके समझ में आया होगा। मैंने देखो आज जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट पढ़ाने की कोशिश की है। लिखने का अपना जो टाइम था वो भी मैंने आपके ये जो वीडियो डाला है उसमें नहीं है। वैसे लिखने में मेरे को टाइम लगा, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए कि आपका जल्दी जल्दी कोर्स हो सके, फटाफट आपके समझ में आ सके, और तुरंत जो है वो यहाँ पर आपकी पढ़ाई जो है वो कुछ रफ्तार में आ सके, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में सारा का सारा बता दिया है। फिर भी आपकी कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जब समस्या होगी और मुझे पता चलेगा तब जाके मैं अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन बता पाऊँगा, वरना मुझे पता कैसे चलेगा। बहुत सारे बच्चे हैं उनके मन में प्रश्न रह जाता है, फिर भी वो पूछते नहीं कि कौन पूछेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। एक एक बिंदु जो है आपका क्लियर होना चाहिए, एक एक बात आपके दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए कि कौन क्या था, कैसे था, कौन कहाँ है, कैसे है, क्यों है, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तब भी अपन सफल हो सकते हैं, अन्यथा आप सफल नहीं हो सकते। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित अगर कुछ भी आपके दिमाग में है कि ये कैसे हुआ, ये कौन था, क्यों था, कैसे था, तो वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले जो दुर्ग रहेंगे वो मैं अब प्रतिदिन ये अपना शेड्यूल रहेगा। देखो, मैं प्रतिदिन जो है वो शाम के 6:15 बजे वीडियो ये अपलोड करता हूँ। 6:15 बजे अपना जो वीडियो है वो प्रतिदिन आपको वहाँ पर मिलेगा। कोशिश ये करूँगा कि दिन के 2-2 वीडियो आपके डाले जाएँ, ताकि आपका जो ये जो दुर्गों वाला चल रहा है टॉपिक, ये जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो है वो अपन महल वगैरह या कुछ जो राजस्थान वाली कल्चर वाला चल रहा है वही सारा अपन साथ में चलाएँगे, क्योंकि ये जो है टॉपिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगा आपके लिए और काफ़ी महत्वपूर्ण ही है। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे रीट ले लो, चाहे पटवार ले लो, या राजस्थान पुलिस की जो भर्ती आने वाली है उसको ले लो, सभी में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 1-2 सूचनाएँ और हैं, जो भी जिन्होंने 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उनके लिए ये रहेगा कि कॉलेज के जो फॉर्म है वो आने वाले हैं, कॉलेज के फॉर्म आने वाले हैं, तो वो जल्दी से जल्दी जो है वो अपने मूल निवास वगैरह है, जाति प्रमाण पत्र वगैरह है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। और जो पीटीईटी के फॉर्म वगैरह लगा रहे थे उनके शायद खुले हैं, वापस फॉर्म खुले हैं, तो वो पीटीईटी में 12वीं क्लास के रोल नंबर वगैरह मांग रहे हैं, तो उनको भी वही ये रहेगा कि रोल नंबर जो है वो अपने स्कूल से कलेक्ट करें। वहाँ पे रोल नंबर वगैरह आ चुके हैं तो वो स्कूल से कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। और जो भी फॉर्म चल रहे हैं उनकी सूचना आपको यहाँ पर मैं समय समय पर देता भी रहूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर कल अपन
नए दुर्ग को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।